हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है? सेल लिविंग बीइंग की सबसे स्मॉल यूनिट होती है। वो चाहे छोटी लिविंग बीइंग हो चाहे बड़ी लिविंग बीइंग हो, सबके बॉडी का फॉर्मेशन सेल से ही होता है। और सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी का मतलब कि साइटो का मतलब होता है सेल और लॉगी का मतलब होता है स्टडी करना। तो सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल जो होती है जीवन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। सारे लिविंग बीइंग में स्ट्रक्चर सेल से ही बनता है और उसका फंक्शन भी सेल लेवल से ही स्टार्ट होता है। इसीलिए इसको यूनिट कहा जाता है, क्योंकि सबसे छोटे लेवल में जो सबसे छोटा होता है, सारे लिविंग बीइंग होते हैं वो सेल से ही बनते हैं और उनके फंक्शन भी सेल लेवल पे ही स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बड़े होते हैं, उनके कई लेवल पे फंक्शन होते हैं, लेकिन जो छोटे एकदम सिर्फ एक सेल के बने होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिर्फ एक सेल में ही बनता है और उनमें पूरी लाइफ साइकिल उनकी एक सेल पे ही चलती रहती है। और जो सेल जो होता है वो डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि वो ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो डिफरेंशियल कर सकती है कि कौन सा मॉलिक्यूल उसके अंदर आ सकता है, कौन सा मॉलिक्यूल उसके अंदर नहीं आ सकता। अब सेल का डिस्कवरी देख लेते हैं। डिस्कवरी इसकी हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो 12th लेवल हो, चाहे बीएससी लेवल हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो सेल की जो खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, लेकिन मृत कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी और उन्होंने इसके बारे में अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में बताया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और किस पुस्तक में बताया था, तो अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में बताए थे। और क्या है, 1674 में लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित सेल की खोज की थी। अगर सर्वप्रथम खोज पूछा जाए तो रॉबर्ट होंगे, और अगर जीवित कोशिका पूछ लिया जाती कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो सबसे पहले लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं दत्रोजित। दत्रोजित ने क्या किया था? दत्रोजित ने सेल थ्योरी को सबसे पहले दिया था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से सेल थ्योरी को नहीं दे पाए थे। फिर बाद में बॉटनिस्ट स्लाइडेन और जूलॉजिस्ट बाद में स्वान और ने सही से स्लाइडन और स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी को सही से एक्सप्लेन किया था। अब इसका एक्सेप्शन क्या है सेल थ्योरी का? तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन जो है वायरस है। वायरस ऐसा क्रिएचर है इन्वायरमेंट का जो लिविंग नहीं है, लेकिन लिविंग के अंदर जाके लिविंग नेचर शो करता है, और अगर नॉन लिविंग कंडीशन में रहता है तो ये नॉन लिविंग होता है। वायरस के इस कंडीशन को देख के इसको लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच के कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। वायरस एक ऐसा क्रिएचर है जिसमें सेल नहीं पाया जाता, उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही ये दूसरे प्लांट्स या एनिमल को इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करके डिजीज़ कॉज करता है। अब सेल थ्योरी अकॉर्डिंग टू स्लाइडन और श्वान और स्लाइडन ने जो सेल थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या उन्होंने बोला था कि सभी जो लिविंग बीइंग हैं, यानी इन्वायरमेंट में जितने लिविंग बीइंग हैं वो एक या अनेक सेल से मिलके बने होते हैं। दूसरा उनका ये था कि कोशिका से ही सारी जितनी फंक्शन होती है वो कोशिका से ही स्टार्ट होती है, और दूसरे शब्द में अगर देखा जाए तो कोशिका क्रियाओं की एक छोटी इकाई है। यानी सभी सेल, तीसरी थ्योरी ये थी कि सभी सेल जो होती हैं वो अपनी पहली लिविंग कोशिका के टूटने से बनती है। ऐसा नहीं है कि सब नए सेल बनते रहते हैं। पुरानी कोशिका से ही दूसरी कोशिका बनती है। उनकी तीनों थ्योरी, मतलब स्लाइडन और श्वान की 3 थ्योरी थी कि सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने लिविंग बीइंग होते हैं वो एक कोशिका से या बहुत कोशिका से बनते हैं, और जितनी फंक्शन स्टार्ट होती है वो कोशिका लेवल पे स्टार्ट होती है। तीसरी थ्योरी उन्होंने ये कहा था कि सेल अपनी पहली कोशिका के टूटने से, बार बार डिवाइड होने से नई सेल बनती हैं,
अब नेक्स्ट क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बहुत बेसिक चीज़ है। यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, मल्टीसेलुलर किसे कहते हैं? तो यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो अपनी पूरी लाइफ को एक सेल में ही बिता देते हैं, वो दूसरे सेल में डिवाइड नहीं होते, उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और मल्टीसेलुलर जो होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर कहते हैं जो एक सेल से डिवाइड करके कई अनेक प्रकार की सेल बनाते हैं, उसे मल्टीसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेल क्या है? सेल अब इसी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बेसिस पे इसे 2 टाइप से बांटा गया है। फर्स्ट जो है प्रोकैरियोटिक और सेकंड जो है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है? ये प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है, बहुत पहली सेल होती है। इसमें सिर्फ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन साइटोप्लाज्मा में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, यानी साइटोप्लाज्मा में डीएनए और आरएनए और प्रोटीन रहता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन नहीं रहते हैं। अब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगा, और ऐसे जहाँ पे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में रहते हैं, उस स्पेस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियस हम नहीं यूज़ कर सकते। प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल का मतलब है गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। लेकिन इसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम भी 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अब 70S और 80S टू टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं। तो 70S और 80S कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि राइबोसोम्स को जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को निकाला गया, तो दोनों को जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ये S जो बताता है वो सेडिमेंट है। S का मतलब होता है सेडिमेंट, 70 सेडिमेंट, यानी मेजरमेंट जब 70 पे वो सेडिमेंट हो गया तो उसको हमने 70S बोल दिया, और जब 80S पे सेंट्रीफ्यूज हो गया, मेजरमेंट पे सेडिमेंट हुआ, तो उसे हम 80S बोल दिए। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड जो सेल है हमारी, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो पूर्ण डेवलप, उसमें न्यूक्लियस होता है, और इसमें अब न्यूक्लियस पाया जाएगा तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म पूरी तरह से सेल से भरा होता है, यानी साइटोप्लाज्म जो है पूरी तरह से सेल में भरा रहेगा, इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब एब्सेंट होती है। इसकी वजह से पूरे जो उसके पूरे सेल में सिर्फ साइटोप्लाज्मा ही भरा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म एक लिमिट तरीके से भरा रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा ही भरा रहेगा। और सेकेंड इसका डिफरेंस ये है कि ये इंसिपिएंट और अनडेवलप्ड केंद्रक होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी इसमें डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, सिर्फ इसमें न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड जो होता है, न्यूक्लियोइड में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन रहते हैं। अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाएगा और न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में डेवलप न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होंगी और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ये तीनों इसमें प्रेजेंट होंगे। अब अगर ये इतनी नॉर्मल है सेल, जब इसकी डिवाइड ही नहीं हो रही है तो इसमें माइटोसिस और मियोसिस डिवीज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना इसमें इसकी बॉडी डिवाइड हो रही है, ना इसमें किसी टाइप का ऐसा डिवीज़न हो रहा है कि 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करें और अपने नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाएं। तो इसमें मियोसिस भी नहीं होगा और माइटोसिस भी नहीं होगा। माइटोसिस डिवीज़न उसे कहा जाता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल जो होती है डिवाइड करके दूसरी सेल बनाती हैं, 2 सेल 4 सेल बनाती हैं, उस डिवीज़न को हम माइटोसिस कहते हैं। ये सोमेटिक डिवीज़न होता है, यानी उसके सोमेटिक बॉडी में होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं होता। मियोसिस डिवीज़न कब होती है? मियोसिस डिवीज़न जब 2 पेरेंट मिलते हैं तो वहाँ पे जो न्यू चाइल्ड बनता है वो मियोसिस डिवीज़न के थ्रू होता है, यानी कि स्पर्म और ओवा हो गया, स्पर्म ओवा दोनों के बीच में मियोसिस डिवीज़न बनता है, उसके बाद जाके क्रॉसिंग ओवर होती है। तो वो
प्रोकैरियोटिक सिर्फ एक सेल का ही है तो उसमें माइटोसिस होगा ही नहीं, एक सेल से 2 सेल बन ही नहीं रही है तो माइटोसिस क्यों करेगा। और मियोसिस डिवीजन इसलिए नहीं होगी कि वो तो 1 सेल का बना है तो उसमें पेरेंट्स ही नहीं होंगे तो उसमें मियोसिस डिवीजन भी नहीं होगा। फिर माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन यूकैरियोटिक में होता है। सेल ऑर्गेनल देख लेते हैं तो आपको पता है, पहले ही बता दिए कि सेल ऑर्गेनल जैसे गोल्जी बॉडी हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। और जबकि यूकैरियोटिक में सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम, अब इसमें रिस्पायरेटरी प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है? क्योंकि इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल्स पाए ही नहीं जाता, तो अब ये रिस्पायरेशन किसके थ्रू करेगा? तो रिस्पायरेशन भी करना चाहिए इसको, अगर इसको एनर्जी चाहिए तो रिस्पायरेशन करना ही पड़ेगा। तो रिस्पायरेशन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू करता है। और जो आपके यूकैरियोटिक हैं वो आपका रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू करेंगे। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देख लेते हैं कि कैसे यहाँ कहाँ पाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि एक सेल का बना है तो उसमें फोटोसिंथेटिक करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ में फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी हो, तो ऐसे कंडीशन में जो उनके फोटोसिंथेटिक सिस्टम है वो कहाँ होगा? तो इसमें क्लोरोप्लास्ट तो एब्सेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है तो ऑर्गेनल इसमें पाया ही नहीं जाता, तो जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है वो इनर मेम्ब्रेन में होता है। क्लोरोप्लाज्मा पूरी तरह से एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में फोटोसिंथेटिक सिस्टम क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम आपने देखा था कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का होता है और राइबोसोम्स यूकैरियोटिक में 80S टाइप का होता है। अब सेल वॉल की बात की जाए तो सेल वॉल अगर होगी तो बहुत ही थिन होगी, नहीं तो एब्सेंट होगी। और इसमें सेल वॉल जो होती है थिक होती है यूकैरियोटिक में अगर होगी तो। प्लांट सेल में सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। अब फ्लैजिला देख लिया जाए, अगर फ्लैजिला यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उसमें 9+2 की व्यवस्था नहीं होती है। 9+2 व्यवस्था मतलब कि यहाँ पे जैसे कि अगर हम किसी फ्लैजिला को अगर हम कट कर देते हैं तो इसका सेक्शन जब काटेंगे तो हमें एक सर्कुलर सेक्शन मिलेगा और इसमें जो रिंग बनी होती है वो साइड साइड में 9 रिंग्स बनी होती हैं। साइड में 9 रिंग्स बनी होंगी, 2 to 4 2 6 8 और 9 ऐसे 9 रिंग बनी होंगी और बीच में 2 रिंग और बनी होगी, तो इसी को हम 9+2 की व्यवस्था कहते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। और अगर हम यूकैरियोटिक का फ्लैजिला कट करते हैं, सेक्शन काटते हैं, तो उसमें 9+2 ये सेक्शन रहेगा क्योंकि वो सूक्ष्म नलिका को काटना आसान है, इजी तरीके से हम सेक्शन काट सकते हैं और ये हमें बहुत क्लियरली विजिबल होता है। अब साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट क्लियर नहीं होता क्योंकि सिर्फ एक ही सेल है, तो एक सेल में कैसे पूरा साइटोप्लाज्मा ही भरा है तो मूवमेंट सही तरीके से नहीं होता, जबकि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट यूकैरियोटिक में बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। कैप्सूल हो सकता है या कैप्सूल नहीं हो, इसमें कैप्सूल नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एब्सेंट होता है या होगा भी तो कम डेवलप होगा। मेल फीमेल पहले तो बात है कि ये अलग अलग डिवाइड नहीं होते सही से, और होते हैं तो बहुत ही अनक्लियर होते हैं। यूकैरियोटिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप होता है। अब सेल की साइज एंड शेप की बात कर लें तो साइज जो शेप जो होती है सारे लिविंग बीइंग में सेल की अलग अलग होती है, ऐसा नहीं कि सेम होती है। और इनका और जो सेल का नाप है वो 1 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर व्यास तक का हो सकता है। बहुत कुछ मेन पॉइंट है यहाँ पे कि सबसे छोटी सेल कौन होती है और सबसे बड़ी सेल कौन होती है। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसे हम PPLO भी कहते हैं, जो क्या कहते हैं निमोनिया कॉज करता है, वो सबसे स्मॉल सेल है। सबसे स्मॉल सेल जो अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि सबसे स्मॉल सेल किसे कहा जाता है तो वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है, या इसको PPLO भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटी सेल होती है और इसकी जो मेजरमेंट इसका देखा जाए तो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अब सेकेंड है नर्व सेल। नर्व सेल जो होती है ये 90 सेंटीमीटर लंबी होती है
ये और ऑस्ट्रिच का एक जो होता है 170 मिलीमीटर लेंथ का होता है और ये सबसे बड़ा सेल है। एसिटाबुलेरिया अगर देखा जाए, एसिटाबुलेरिया जो है एक तरफ की एल्गी है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है, लेकिन इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। तो अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि यूनिसेलुलर एल्गी होते हुए भी एसिटाबुलेरिया, इसकी मेजरमेंट जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है। और इसमें कोलेरपा है, कोलेरपा जो है ये भी एक एल्गी है जिसकी कुछ स्पीसीज क्या होती है 1 मीटर तक होती है। तो ऐसे आपने देख लिया कि सबसे छोटी सेल है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है और सबसे बड़ी सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच का एक होता है। और इसमें देख लिया जाए अगर यूनिसेलुलर होते हुए भी इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। एसिटाबुलेरिया एक एल्गी है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और कोलेरपा है जिसके कुछ स्पीसीज की लंबाई जो होती है सेल की वो 1 मीटर तक होती है। डायग्राम के बेसिस पे देख लें कि जो अभी मैंने जो डिफरेंस बताया है वो डायग्राम के हेल्प से देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, ये जो है आपके यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है और ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल नहीं है। और ये सेकंड जो है आपका ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है और ये प्रोकैरियोटिक है। अब इसमें देख लिया जाए कि इसमें हमें न्यूक्लियोलस दिख रहा है इसके सेल में और इसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस भी दिख रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रहा है, इसमें न्यूक्लियस भी है और इसमें सेंट्रोसोम वगैरह भी हैं और गोल्जी ऑपरेटस भी है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके चारों तरफ राइबोसोम्स भी हैं, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा। अब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, ये सब पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। इसमें सिर्फ हमें दिख रहा है तो ये सर्कल सा दिख रहा है जिसमें इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सब एक न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है, ठीक है। और इसमें साइटोप्लाज्मा है, प्लाज्मा लेमा है और राइबोसोम्स पाया जाएगा, वो भी 70H टाइप का राइबोसोम्स होगा। और इसमें फ्लैजिला है, अगर इसके फ्लैजिला के को सेक्शन काटा जाए तो इसमें 9+2 का सिस्टम एब्सेंट होगा इसमें। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा सेल और सेल टाइप्स और हमारे सेल दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा।